नमस्कार दर्शकों, हैते BTV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश फतेहंदानी। कहिए नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सुरजीत चड्ढा जी और भाजपा के जवाहर मंगवानी जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरजीत चड्ढा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आप 4 नंबर का टिकट मांग रहे थे, मिंडा जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है 4 नंबर की क्या स्थिति है, कितने मतदाता हैं, क्या कांग्रेस वादा करेगी वहाँ पे, किस तरह मिंडा जी के लिए लड़ाई आसान है, कठिन है, क्या है? देखिए ऐसा है मैं उम्मीदवार जरूर था, पर जब तक उम्मीदवारी तय नहीं हुई, जब तक मैं उम्मीदवार था, दौड़ में हम दोनों थे। मिंडा जी भी चुनाव लड़ रहे थे, लड़ना चाह रहे थे और मैं भी चाह रहा था। अंत में मिंडा जी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया और हमने उसको स्वीकारा। पर कहीं ना कहीं मेरे साथियों और मेरे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आक्रोश था, उसको हमने थोड़े दिन में ठंडा कर लिया और हम आज मिंडा जी के लिए चुनाव में भिड़ गए हैं। मिंडा जी 4 बार के कांग्रेस के पार्षद हैं, बहुत सीनियर हैं, उम्र उनकी आज अच्छी उम्र है, उनके बहुत पके हुए खिलाड़ी हैं। और आज मिंडा जी का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में बहुत अच्छा जनसंपर्क चल रहा है, बहुत अच्छा उनका नेटवर्क चल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि मिंडा जी ये चुनाव जीत जाएंगे। किस बात पे वोट देंगे कांग्रेस को? 4 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, आप खुद भी चुनाव लड़ने वाले थे, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पर मिंडा जी मानता हूं मैं कि वो एक वरिष्ठ पार्षद हैं कांग्रेस के, पर क्या कांग्रेस को 4 नंबर में इतना बड़ा नाम है सुरेश मिंडा, जो जनता जानती है मिंडा जी को 4 नंबर विधानसभा की? देखिए, मैं आज से 25 साल पुरानी बात करता हूँ। 1990 से लक्ष्मण सिंह पहले कैलाश विजयवर्गीय MLA बने और उसके बाद से सतत लक्ष्मण सिंह गौड़ बने और पिछले चुनाव में मालिनी गौड़ बनी। गौड़ परिवार से आज पब्लिक का विश्वास हट गया है। आज स्थिति बद से बदतर है। भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षदों में से कुछ पार्षद ही हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी पार्षद पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। हमारी जो विधायिका जी हैं वो क्षेत्र में कभी गई नहीं, उनका नाम नहीं सुनने को मिल रहा। हम जहां मैं कल 4 मीटिंग की, मैंने कल 2 द्वारकापुरी मीटिंग की, एक ऋषि पैलेस में करी, एक सुदामा नगर में करी और हमने सुबह जनसंपर्क स्टार्ट किया केला माता मंदिर से, साउथ राजमोहल्ला से। और पर भारी विरोध है। आदमी आज पूछ रहा है कि हमारी विधायक कहाँ थी, 5 साल वो कहाँ थी। और मिंडा जी जो है वो 4 बार से पार्षद भी हैं, सीनियर भी हैं और आज लोगों के प्रति, उनके प्रति मतदाता का एक ध्यान है कि नहीं, मिंडा जी ने 4 चुनाव लड़े हैं तो वो जीत के आए हैं और उनमें आज जनता विश्वास कर रही है और मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि मिंडा जी ये चुनाव जीत जाएंगे। जवाहर भाई, आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबे अरसे से आप भी राजनीति कर रहे हैं, भाजपा में हैं, वर्तमान में आप मेयर इन काउंसिल में सदस्य हैं, जनकार विभाग के प्रभारी हैं। आप भी लंबे समय से देख रहे हैं लक्ष्मण सिंह गौड़ वहाँ पे कई बार विधायक रहे, उसके बाद मालिनी गौड़ पर सीट आई। क्या लगता है आपको कि 4 नंबर में मालिनी गौड़ का टकराव वाकई मिंडा से है? एक बार पुनः मालिनी गौड़ को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है जी, और मैं कैलाश जी के समय से 4 नंबर देख रहा हूँ और 4 नंबर में गौड़ साहब के साथ भी बहुत काम किया। मैं वहाँ का मंडल अध्यक्ष भी रहा 4 नंबर का जी। और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया वो लगातार सक्रिय रहा क्षेत्र में। आदरणीय सुरजीत जी बोल रहे हैं कि मालिनी गौड़ का लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं, तो मैं उनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति बता दें कि जिन्होंने मालिनी गौड़ को फ़ोन किया हो, उन्होंने किसी समस्या में बुलाया हो और मालिनी गौड़ वहाँ उपस्थित नहीं हुई हो। ऐसा नहीं है। एक विधायक हर किसी के घर घर नहीं जा सकता है, ये काम पार्षद का है और अगर विधायक को किसी ने कॉल किया और वो नहीं पहुंचा तो उसमें माना जाना चाहिए वो निष्क्रिय है। बाकी सब काम पार्षद लोग करते हैं। जनता की नाली गटर की समस्या पार्षद लोगों का काम है। वो लगातार विधानसभा में भी सक्रिय रहीं, ऐसा कोई उनकी सक्रियता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। आदरणीय सुरजीत भाई ने कहा कि मिंडा जी की को बहुत आशा से देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिंडा जी को पहचान का संकट है। उन्हें अपने वार्ड के अलावा कोई नहीं जानता है और उन्होंने 4 नंबर में ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसके कारण लोग उन्हें वोट दें। इसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी रहे लगातार सक्रिय रह के उन्होंने काम किया है।
पार्षदों ने भी भरपूर काम किया है। सुरजीत जी बोल रहे हैं कि द्वारकापुरी इन्होंने ली होगी 2-3 मीटिंगें, पर उनकी ली होगी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और पहली बार ऐसा ये मैं मान सकता हूं कि मिंडा जी अच्छे उम्मीदवार हैं, पर कांग्रेस के अब तक के सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये विनिंग कैंडिडेट है। पर ऐसी अगर वो आप फील्ड में जाएंगे तो आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त बनाएगी इस बार। और ये जो मिंडा जी को पहचान का संकट रहेगा, उन्हें कोई जानता नहीं है। एक आरोप लगाया था यहाँ पे जवाहर भाई सुरजीत जी ने कि पार्षद निष्क्रिय हैं विधानसभा 4 के, उसके लिए क्या कहेंगे? आप तो खुद निगम में हैं, MIC में हैं, तो जो एक आरोप लगाया सुरजीत जी ने, वो कितना आरोप सही कितना गलत है? अगर 4 नंबर की ही बात करें तो मैं जन कार्य विभाग का प्रमुख हूँ, और जो भी निर्माण कार्य वगैरह के वर्क ऑर्डर होते हैं वो मेरे थ्रू जाते हैं, और मैं उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ। और मैं तो सुरजीत सिंह जी से बोलूँगा कि आपके जितने कार्य मंजूर हुए होंगे उससे ज़्यादा हमारे दूसरे जितने भी पार्षद हैं, उसमें सुधीर देड़गे हों, लक्ष्मी हेमंत हो, मेघा विस्पुते हो, ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा काम कराए। ये आप आंकड़े उठा के देखेंगे, खुद ही साबित हो जाएगा। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आप नगर निगम के जन कार्य विभाग से आंकड़े ले लें, किसी भी से काम लें, माननीय महापौर जी के नेतृत्व में सभी वार्डों में काम हुआ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। सुरजीत भाई क्या मानते हैं आप? इन्होंने पूरा बताया। मैं चाहूँगा आपसे सुरजीत भाई जानना चाहूँगा कि 4 नंबर की जो जनता है वो कांग्रेस को क्यों वोट दे, मिंडा जी को क्यों वोट दे, उसका कारण क्या है? हरीश भाई, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं जवाहर भाई की बात का जवाब दूंगा। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि पार्षद बिरादरी में मैं भी हूं, मैं तीसरी बार का पार्षद हूं। पर आपने जिनके नाम लिए हैं, अब मैं उन्हीं पे ही आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं सबसे पहले सुधीर देड़गे पे, जिनका आपने नाम लिया है, लक्ष्मी हेमंत, मेघा विस्पुते, सोनू राठौर, पदमचंद मोदी। मैं कह रहा हूं इनका जबरदस्त विरोध है। सोनू राठौर के खिलाफ मारोठिया बाजार के व्यापारी पिछले 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कल मालिनी भाभी वहां पर जनसंपर्क करने गई इतवारिया बाजार में, उन्होंने विरोध किया। द्वारकापुरी में कल काले झंडे लग गए। तो आप ये बताइए कि इनके पार्षदों का खुला विरोध है। आप जिनके नाम ले रहे हैं ये खुला विरोध, और इनमें से कई तो बाकी है। वो खुद कह रहे हैं कि इनको हराओ तो आगे हमको, भैया हमको एमएलए हम कब बनेंगे। ये तो खुद चाह रहे हैं कि गोड़ परिवार यहाँ से चुनाव हारे और अगले चुनाव में हम में से कोई प्रत्याशी बने। तो मैं तो उनका नाम लेने से बच रहा था, पर जवाहर भाई ने जिन पार्षदों का नाम लिया, इनके पुतले जले हैं। 2 बार सुधीर देड़गे के महुना के चौराहे पे पुतले जले हैं, और तीसरी बार उसको फांसी पर टांग रहे थे। तो मैंने रोका कि उन्हें ऐसा मत करो भैया, ये तो सबके लिए एक साथ है यार, कहीं 2 काम नहीं होते, कहीं 2 काम ज्यादा हो जाते हैं। और आपने नाम लिया है तो मैं नामजद विरोध कर रहा हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं जवाहर भाई पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि जवाहर भाई को पहली बार में बहुत अच्छा पद मिल गया। जवाहर भाई की ये स्थिति रही कि जो हम 3 बार के पार्षद तीसरी बार में विपक्ष में कुछ नहीं पा पाए, ये पहली बार में ही आके छक्का मार दिया और इनको जानकारी जैसा पद मिल गया। तो मैं तो इनको परिषद में बोलता हूं कि जवाहर भाई आपको पहली बार में ही रसगुल्ला मिल गया, तो आप आज काम कर पा रहे हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का जबरदस्त विरोध है। कल मैं जिस जगह ऋषि पैलेस में मैंने मीटिंग करी, वो वार्ड शंकर यादव जी का है, और उस जगह पर मालिनी भाभी जनसंपर्क करने ही नहीं गई, क्योंकि वहां सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तो कल वहां 500 लोगों की मीटिंग में उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां पक्की सड़क थी वहां तक तो विधायिका जी आई, और जहां सड़क नहीं है वहां वो आई ही नहीं। दूसरा, हरीश भाई आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि मिंडा जी को वोट क्यों दें। मिंडा जी को वोट इसलिए दें कि मिंडा जी एक बहुत सीधे, सच्चे और नेक व्यक्ति हैं। आज 4 बार के वो पार्षद हैं। सीधा सीधा हमारा विरोध है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में चंदाखोरी चरम सीमा पे, अवैध वसूली चरम सीमा पे। इनके पार्षद जब तक उनको नेक नहीं मिल जाए, मकान का मुहूर्त नहीं हो सकता। मुहूर्त का नारियल बाद में फूटता है, पहले पार्षद का नेक जाता है, उसके बाद वहां गड्ढे खुदते हैं। ये स्थिति विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में है। व्यापारी आज जबरदस्त तरीके से परेशान है। रोज चंदा वही होती है, कभी भाग यात्रा निकालना है तो देव चंदा, भाई साहब हिंद रक्षक के घर में होंगे तो देव चंदा, सब दशहरा मैदान पर कथा हो रही है देव चंदा। तो चंदे के धंधे से आज की तारीख में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का व्यापारी जबरदस्त परेशान है। और आज वो
बदलाव चाहता है और मुझे बदलाव सीधे सीधे रूप से दिख रहा है और सुरेश मिंडा जी को विधायक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुरजीत भाई, आपने एक बात बोली अभी कि पार्षदों का विरोध है, पार्षदों का हम अपना काम करना है, पर उस पार्षदों की नाराजगी में विधायक का क्या नुकसान होगा? देखिए हरीश भाई, सीधा सीधा कहना है, आज अगर किसी एमएलए पे बात उठती है तो बात सीधे जाती है शिवराज सिंह जी पे कि भैया सरकार किसकी, बोले साहब बीजेपी की, सांसद किसका, बोले साहब बीजेपी का, महापौर किसका, बोले साहब बीजेपी का, साहब विधायक किसकी, बोले साहब बीजेपी की, और पार्षद किसके, तो साहब बीजेपी की। तो नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा ना हरीश भाई। कांग्रेसी को आप वो थोड़ी कर सकते हो, आप अभय वर्मा पे थोड़ी डोल सकते हो कि भैया काम नहीं हो रहा है तो अभय वर्मा दोषी है या शहर कांग्रेस के अध्यक्ष दोषी है। अगर मैं सुजीत भाई आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं करे तो उसकी क्या दोषी विधायक होगी? अगर वो अपनी जवाबदारी से खुद भाग रहा है, जवाबदारी नहीं निभा रहा है, तो उसका खामियाजा के विधायक को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से। देखिए, जब पार्षद काम नहीं करता है तो पार्षद काम नहीं करेगा तो विधायक को आना पड़ेगा। विधायक वहां आके खड़े होकर काम कराए, पब्लिक की समस्या सुने। जनता आपको वोट देती है, जनता आपको वोट विश्वास पे देती है। अगर आज पब्लिक ने मुझे चुन के भेजा है तो मेरी जवाबदारी है कि वो मैं काम कराऊं, और मैं नहीं करा पाऊंगा तो मेरी पार्टी की सरकार नहीं होगी तो लोग मेरी पार्टी के अध्यक्ष के पास जाएंगे कि आपने कैसा उम्मीदवार दिया हमको, कैसा प्रत्याशी हमने जितवा दिया, जो काम नहीं कर रहा है, जो हमारे बीच में नहीं आता, इसको हटाओ। और हटाना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को कि जो पार्षद काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए। अगर पार्षद काम नहीं कर रहा तो विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक को वहां जाना चाहिए, उस पार्षद को फटकारना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत टीम लगाना चाहिए और उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। दो पार्षद तो पार्षद, विधायक को ही नहीं लोग देख पा रहे तो पार्षद को कैसे देखेंगे? कोई कमांड नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आज की तारीख में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में किसी का कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह चल रहा है, आप देखिए, शंकर भाई खुद टिकट मांग रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पैरेलल उनकी टीम चल रही है। आज की तारीख में कहीं ना कहीं शंकर ललवानी जी के लोग जो है वो अघोषित रूप से मिंडा जी के चुनाव का संचालन कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद, कुछ पदाधिकारी सीधे सीधे तौर पे मालिनी गौड़ को हराने में लगे हैं। और आप देखिएगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सुरेश मिंडा जी 10,000 वोटों से विजयी होंगे। जवाहर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुरजीत चड्डा जी ने यहाँ पे कई आरोप लगाए हैं। सबसे पहले जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो पार्षदों पे लगाए हैं कि वाकई पार्षद निष्क्रिय हैं, कईयों के पुतले जले हैं, काफ़ी विरोध हैं, कई जगह विधायिका इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि पार्षदों का विरोध है। इसमें आप क्या मानते हैं? आप भी वहाँ पे चुनाव देख रहे हैं, अभी विधायिका के साथ में रहते हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि वाकई पार्षदों का विरोध है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुत ही सक्रियता से काम कर रहे हैं और उसका मैं मौखिक बात नहीं करता हूं। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बहुत सारे काम कराए, ये खुद आंकड़े बोलेंगे। उसके अलावा जैसा कि सुरजीत जी ने बताया कि हम लोग लगातार 4 नंबर में कार्य करते रहे। सुरजीत जी अब पहली बार 4 नंबर में काम करने लगे हैं, हमारा तो शुरू से 10 साल से 4 नंबर में काम कर रहे हैं, तो इनको उतना अनुभव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बोला कि मुझे रसगुल्ला मिल गया, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई आईएएस पास करके आएगा तो सीधे कलेक्टर ही बनेगा, वो कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बनेगा। तो अगर पार्टी ने मुझे कुछ दिया है तो मेरी योग्यता को देख के दिया है। और आदरणीय सुरजीत भाई भी मेरे अच्छे मित्र हैं और उनकी शुभकामनाएं भी जरूर रही होगी मेरे जनकार्य समिति अध्यक्ष बनने में। दूसरी, उन्होंने जो बोला कि भाई जो अगर पार्षद काम नहीं करेगा तो सीधे विधायक पे आएगा, तो वो बातें निराधार हैं। ऐसा कोई पार्षदों का विरोध नहीं, इक्का दुक्का पुतले जलते हैं, किसी के भी जलते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पूरे वार्ड के सभी मतदाता पुतले जला रहे हैं। कहीं होती है, पार्टी के लोग ही कई बार अपनी पार्टी के लोग भी जला देते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो जो पार्षदों का बहुत ज़्यादा विरोध है और वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ वही बागी लोग काम कर रहे हैं, ये भी उनकी गलत है। एक सबोटेज का मामला, सबोटेज हमारे यहाँ सीधे सीधे जो नगर अध्यक्ष हैं शंकर लालवानी जी, जो कि वाकई 4 नंबर के दावेदार थे, उन पे सीधा आरोप सुरजीत चड्डा ने लगाया है कि वो भी मिंडा जी की मदद कर रहे हैं और उनको जिताने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मानते हैं, क्या आप खुद 4 नंबर में आपको लगता है कि शंकर लालवानी पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, या उन्हें टिकट नहीं मिला उसकी नाराजगी देखते हुए?
नहीं, मैं ऐसा मान नहीं सकता हूँ। ऐसे ये सब आरोप निराधार होते हैं। ऐसे तो मैं भी सुरजीत जी पे आरोप लगा सकता हूँ कि आपने भी टिकट मांगा, आप भी मिंडा जी के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ऐसा आजकल चलता नहीं है, पहले ज़माने में चलता था। आजकल सब समझते हैं ऐसा कोई राजी नाराजी टिकट के पहले होती है, उसके बाद मैं मान नहीं सकता कि शंकर लालवानी जी विरोध में काम कर रहे हैं और वो पूरे प्राण से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। उनका भी बहुत लंबा राजनीतिक भविष्य है और वो ऐसा बचकाना कदम कभी नहीं उठाएंगे। मैं सुरजीत जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और आप वो मत सोचो कि वहाँ से कोई लड्डू गिरेगा और आप झेल लोगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल एकजुट है और आप अपनी मेहनत करें। आप शंकर लालवानी जी की ओर न देखें, आप किसी की ओर न देखें, आप तो अपनी मेहनत करें, फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हरीश भाई, मैं जवाहर भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ जी जी कि लड्डू तो गिर गया और मिंडा जी ने खा लिया, ये बात तो आप तयशुदा मान लो। जी दूसरी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मैंने 4 नंबर में अभी काम करना चालू किया। जवाहर भाई, आप 5-7 साल से सक्रिय हैं। मेरे पिता 1964 में इस विधानसभा से पार्षद बने थे। उसके बाद मेरे चाचा 83 में और 94 में पार्षद बने। मेरे पिता ने 93 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हारे हम, स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम फिर एक बार जीते और मैं तीसरी बार पार्षद हूँ। तो आप ये गलतफहमी तो आपके दिमाग से हटा दो कि 4 नंबर की, मेरे को एक एक गली और एक एक मोहल्ला 4 नंबर का मैंने नापा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से। आप तो पहली बार पार्षद बने हैं, अनुभव की आपको कमी है। आप चिट्ठी पत्तर करते थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, तो आपको 4 नंबर की ग्राउंड लेवल की कोई जानकारी है नहीं। अगर आप आज भी मुझे कहीं 4 नंबर में कहीं घूमते नहीं दिखे, ना आपको मैंने कहीं ये देखा कि आप 4 नंबर में कोई मीटिंग लेके आ गए हो या आपने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करा हो या बहुत बड़े आयोजन कर रहे हो। और सीधा सीधा मेरा आप पे आरोप है, मैं आज फिर आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ले लो, पार्षद ले लो और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ले लो, वो आज की तारीख में मालिनी गौड़ जी को हराने के लिए तत्पर हैं। और जो व्यापारी वर्ग है वो बिल्कुल मालिनी गौड़ जी को नकार चुका है। आज की तारीख में मिंडा जी सीधा सीधा चुनाव जीत रहे हैं। जवाहर भाई, एक आरोप और लगाया था सुरजीत जी ने कि चंदे को लेके वहाँ पे वाकई चंदे का धंधा बन चुका है 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या जो गरबों की स्थिति होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो क्या वाकई चंदे की स्थिति वहाँ पे है? वाकई व्यापारी परेशान हैं, नाराज हैं? क्या लगता है आपको? पहले तो सुरजीत जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि सुरजीत जी अभी 4 नंबर में घूमने लग गए हैं, तो इनको मालूम नहीं कि जवाहर मंगवानी सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र क्रमांक 4 के अध्यक्ष थे और मैं लगातार तब से क्षेत्र क्रमांक में 4 में घूमता हूँ और उस वक्त पार्टी की लीड 40,000 से ऊपर जाती थी जब मैं मंडल अध्यक्ष था। दूसरी बात जो उन्होंने आपने पूछी है चंदे के बारे में, आज सभी आयोजन इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। आप राधा कृष्ण फाग उत्सव की बात कर रहे हो, बहुत सारी फाग उत्सव निकल रहे हैं, इधर गिरी जी की गेर निकल रही है। तो ये सब काम जनता के सहयोग से होते हैं। अगर आप गरबे की बात कर रहे हैं, हिंद रक्षक के गरबे की, तो इधर आपके लक्ष्य गरबा उससे कई 20 गुना बड़ा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती किसी से चंदा लिया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई आयोजन करती है, उसमें जनता का सहयोग लेती है। अगर चंदे से लोग त्रस्त होते हैं तो आजकल कानून व्यवस्था सब है, क्यों नहीं उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की? और मैं तो उनको बताना चाहूँगा कि आप ये भूल जाएं, ऐसा किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया चंदा, जो मेरी जानकारी है। और ऐसा होता तो कोई 10 लोगों से जबरदस्ती चंदा मांगेंगे तो 1 लोग विरोध करेंगे, वो ऐसा कोई विरोध आया नहीं है। और जब से मैं देख रहा हूँ कुछ हर व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ पर्सनल कार्यक्रम करता है और उसमें वो जनता से सहयोग ले सकता है। हरीश भाई, मैं जवाहर भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा जी। बियावानी पे गौड़ परिवार ने जबरन वसूली करी, उन पे मुकदमा दर्ज हुआ छतरीपुरा थाने में। आप जाके इसका रिकॉर्ड निकला लेना। बिल्कुल, जबरिया वसूली मेरी जानकारी में है। आपकी जानकारी में है? जी जी, छतरपुर ये हुआ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आज कई ऐसे मामले हैं जिसमें गौड़ परिवार का सीधा सीधा नाम आता है। चलिए, आप चंदे भी बात,
आज मैं इतने साल से इतने आयोजन करा रहा हूँ, मैंने आज तक 1 रुपया चंदा नहीं करा। आप एक व्यक्ति को लेके आए कि मैंने चंदा लिया हो, आप लक्ष्य गर्वे की बात करते हैं। जीतू पटवारी जी ने कभी चंदा नहीं किया, उन्होंने जो भी किया वो व्यक्तिगत खर्च से किया। पर आज आप देख सकते हैं कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी जानकारी है जिसका खुलासा मैं आपको करूंगा थोड़े दिन बाद। एक बहुत बड़े पैमाने पे रसीदें और कट्टे पकड़ाए हैं, वो अभी निकल के आने वाले हैं। अगर निकल जाएंगे तो मैं आपको वही बताऊंगा। जय जय सिया राम, राम जी के फोटो लगा के 1,000 500 रुपये कूपन आप आम व्यापारी की दुकान पे पड़े हुए देख सकते हैं। हम खुद देखते हैं, हम जाते हैं तो व्यापारी परेशान होता है, बोले भैया यार धंधा 1 रुपया नहीं हुआ, सुबह आए थे 1,000 रुपये की रसीद रख के चले गए। तो मैंने कहा यार क्यों देते हो? अरे बोले भैया देते नहीं, दादागिरी, ये देना पड़ेगा। सुबह रसीद रख जाते हैं, शाम को आगे उगाने लग जाते हैं। तो ये चंदे का धंधा तो जबरदस्त तरीके से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में चल रहा है। सुरजीत भाई, कौन है वो लोग, कौन चंदा? क्या विधायक खुद जाती हैं कि वो पार्षद खुद जाते हैं? नामों को उजागर क्यों, आप नाम सामने क्यों नहीं लाते हो सुरजीत जी? क्यों पर्दे के पीछे का खेल खेलते हैं आप लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग? अगर आप 4 नंबर में काम कर रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्यों नाम नहीं लेते हैं आप कि वाकई में वो कौन लोग हैं जो इस टाइप के रसीदें दे रहे हैं और चंदा ले रहे हैं? हरीश भाई, मैं तो आपको सीधे बता रहा हूँ कि इनके परिवार के लोग हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ है, आपकी जानकारी में है, छतरीपुरा थाने में FIR हुई है, उनके नामजद रिपोर्ट हुई है, आपने खुद कहा कि आपको मालूम है, तो फिर इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? आप गंगवाल बस स्टैंड पे जाइए, जाके आप स्थिति देखिए, वहाँ अवैध वसूली होती है। वहाँ पर एक नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क वहाँ पे अवैध वसूली करता है। रोज के 40,000 रुपये पर डे के पैसे वहाँ से जाते हैं। आपको पता लग जाएगा, आप एक बार खुद भी तो आइए। और गौड़ परिवार के लोग कर रहे हैं वहाँ पर। आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कई ऐसे स्थान है जहाँ पर रोज वसूली होती है, रोज पैसा जाता है। जवाहर भाई, क्या कहेंगे इस मामले में? वाकई में एक मुकदमा जरूर छतरपुर में कायम हुआ था, और जो गंगवाल बस स्टैंड का मामला ये कई बार मीडिया की सुर्खियों में रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी जैसा कि सुरजीत सिंह चड्डा जी ने बताया कि पूरे 4 नंबर में इन्होंने एक आध उदाहरण मुझे बताया, अभी सबके सामने बताया। पर अगर जिस हिसाब से ये उसको पिक्चराइज कर रहे हैं तो पूरे 4 नंबर में जैसे तो विधायक जी हर आदमी से चंदा ले रहे हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आयोजन के लिए आदमी जनता के पास जाता है, दादागिरी से कोई चंदा नहीं किया जा रहा है। हो सकता है गंगवाल इस बस स्टैंड इनके ठीक सामने इनको ज़्यादा जानकारी हो, तो आपको अगर ऐसा है तो आपको खुल के उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जो लोग चंदा वसूल रहे हैं वहाँ पे, अपने को किसी ने रोका नहीं है। हम विपक्ष में हैं मान लीजिए, और आप देख रहे हो कि आपके सामने कुछ हो रहा है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, आपको 2-4 और रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले को जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि चंदा वसूल है। ये तो जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने वाली बात मानता हूँ कि कोई ना कोई आरोप लगा दो, पर्सनल आरोप लगा दो, ताकि आदमी मुद्दों से भटक जाए। सुरजीत भाई, मैं जानना चाहूँगा, सपोर्टेज की बात आती है, जब जिस किसी को टिकट नहीं मिलता है तो सपोर्टेज करता है। जैसे मैं आप ही की बात को लेता हूँ कि आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, आप पे भी आरोप है कि आप मिंडा जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक आरोप आपने लगा दिया कि शंकर लालवानी की पैरेलल टीम मालिनी गौड़ के खिलाफ काम कर रही है। तो मैं आप दोनों से प्रश्न है, पहले जवाब आपसे चाहूँगा सुरजीत भाई कि अगर पार्टी किसी को टिकट नहीं देती है तो उसे ये मानना चाहिए कि वाकई में पार्टी उसको कभी अगली बार मौका देगी। अगर वो सीनियर लीडर को मौका देती है पार्टी का निर्णय, तो उसमें बाकी कार्य का सपोर्टेज क्यों करता है जो पैरेलल आदमी खड़ा होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगा सुरजीत भाई। पहले हरीश भाई, मैं जिस दिन तक नाम वापसी की तारीख थी 11 तारीख तक, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं टिकट में बदलाव हो सकता है। नहीं हुआ। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे चर्चा की, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सुरजीत भाई आपकी एज आज 40 साल है, मिंडा जी बहुत सीनियर हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है और वो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, 4 बार से पार्षद हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे कहा, हमने उनकी बात मान ली। उसी दिन मैंने मिंडा जी को अपनी गाड़ी में बिठाया, खुद गाड़ी चलाई, द्वारकापुरी में जनसंपर्क चल रहा था, उन्होंने खुद मेरा नाम विड्रॉ कराया और मैं सीधे जनसंपर्क स्थल पे चले गया। हमने साथ में जनसंपर्क किया। मैं उस दिन से आज तक मिंडा जी के साथ जनसंपर्क कर रहा हूँ, खुद डोर टू डोर। मैं मिंडा जी के लिए मीटिंग ले रहा हूँ और उनके समर्थन में मैं अधिक से अधिक मीटिंगें करके, और हम चाहते हैं, मिंडा जी ने खुद कहा कि सुरजीत भाई देखो यार, आप मेहनत करोगे तो आपके लिए भी आगे भविष्य आपका उज्जवल है। और पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि यार सरकार बनेगी
तो आपको भी बहुत मौके मिलेंगे। और मैंने उनकी बात मानी। मेरे पिता यहाँ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने इंदौर में कांग्रेस को चलाया। हमारा परिवार शुद्ध रूप से कांग्रेसी है। मैं इस बात को बहुत दावे से कह सकता हूँ। आज कई ऐसे बड़े परिवार हैं, इंदौर में ही हैं, जिनके आधे घर के लोग बीजेपी में रहते हैं और आधे घर के लोग कांग्रेस में रहते हैं। पर मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य तक नहीं है। मेरे घर का, मेरे खानदान का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम शुद्ध कांग्रेसी हैं, दिल से, आत्मा से हम कांग्रेसी हैं। मैं जिंदगी में कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे पिता जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे और मैं किसी एक नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए जा रहा था, पर उन्होंने मुझे कहा कि सुरजीत, जिंदगी में सब कुछ करना पर कभी अपनी पार्टी से गद्दारी मत करना। और वो आज तक मेरे जहन में वो बात रहती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कभी नहीं कर सकता, जिंदगी में गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मिंडा जी के खिलाफ नहीं। आज नहीं मिला, आगे भी मिलेगा नहीं मिलेगा, पर मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। पार्टी को सुरजीत भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, आपका पूरे परिवार कांग्रेस में है, कांग्रेस से सब कार्यकर्ता हो आप, आपने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या यह बात सही है कि आपने ही खुद ने कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद फॉर्म भरने आप गए थे कि नहीं गए? निश्चित रूप से गया था। क्यों गए थे? निश्चित, मैं इसलिए गया था कि मेरे जो समर्थक थे, मैं पिछले 4 साल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहा था और मुझे लग रहा था कि इस बार युवाओं को टिकट मिलेगा। राहुल जी की मंशा थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि आज इस बार युवाओं को टिकट देंगे। मैं खुद 3 बार का पार्षद बना हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पार्टी मौका देगी। तो मेरे साथ एक ज़बरदस्त माहौल था, युवाओं की एक बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 1,000 युवाओं को मैंने ऐसा सतत जोड़ रखा था जो मेरे रेगुलर संपर्क में रहते थे। उन लोगों ने आक्रोश आया, इंदौर में 2-2 बार टिकट चेंज हुए। उन लोगों का कहना था कि सुरजीत भाई आप घर बैठ गए। जिस दिन मिंडा जी का टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं 3 दिन तक इसमें सुरजीत भाई आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा बीच में कि मेरा आपसे मानना है कि वो कौन नेता था, वो कौन कांग्रेस का बड़ा नेता था जिसने कि ये सलाह दी सुरजीत चड्ढा को कि वो फॉर्म भरे? नहीं, मैंने आपने प्रश्न को वापस घुमा दिया। हरीश भाई, मैंने कहा था कि मेरे साथ 1,000 युवा जो रोज मेरे सतत सुबह से शाम तक संपर्क में था, वो 3 से 4 दिन हो जाने के बाद माहौल नहीं बन पा रहा था और इंदौर में एक ऐसा माहौल हुआ कि 1-2 टिकट में बदलाव हुआ। वो लोग बहुत आक्रोशित थे, वो मेरे पास आए, रोज मेरे पे दबाव बना रहे थे। उन्होंने मेरे से कहा कि बोला आप फॉर्म तो भरो, नहीं होगा तो अंतिम समय में तो हमको कांग्रेस का काम करना ही। और वही हुआ कि मैंने फॉर्म भरा, मैंने अपना प्रयास करा, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैंने उस दिन अपना फॉर्म निकाल लिया और मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मुझे किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। इससे आप ये मानते हैं ना कि मिंडा जी को पार्टी ने गलत टिकट दिया? नहीं, अगर मिंडा जी का टिकट चेंज करवाना था या आपको टिकट चाहिए था तो फिर आपने इसका मतलब फॉर्म क्यों भरा? आपने ये उम्मीद थी ना कि वाकई पार्टी टिकट बदलेगी। हरीश भाई, संभावनाओं पे दुनिया कायम है जी, आशा पे दुनिया कायम है जी। मैं भी किसी आशा के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ कि रात को कुछ रिजल्ट मिलेगा। मैंने मेहनत की, मेरी सोच थी, अब वो नहीं हो पाई तो जो शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने जो कहा वो हमने मान्य किया और मिंडा जी का आज काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं। मैं आज बता दूं कि भले ही कोई सट्टा बाजार कुछ कहता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई आंकड़े बताते हो, पर मैं आज आपको यहाँ चैलेंज देके जा रहा हूँ कि 8 तारीख को इसी स्टूडियो में आप मुझे बुलाना और मैं मिंडा जी को यहाँ लेके आऊंगा और मिंडा जी विधायक बन के आएंगे यहाँ। जवाहर भाई, मेरा आपसे भी प्रश्न की जो सबोटेज की बात आती है, शंकर लालवानी भी टिकट 4 नंबर से मांग रहे थे, मालिनी गौड़ वहाँ पे विधायक हैं, मालिनी भाभी खुद भी चाहती थी कि एकलव्य गौड़ को वहाँ से टिकट दिया जाए। तो ऐसे में जो सबोटेज वाली जो स्थिति बनती है, ये जो पार्टी के एंटी लोग काम करते हैं, ये एक बार नहीं कई बार हमने देखा है, तो ये कहाँ तक उचित है? ये किसी भी एक क्षेत्र में, जैसे विधानसभा का ले लें तो विधायक पद के कई योग्य उम्मीदवार होंगे और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को टिकट मिल जाएगा। हो सकता है कि जिसको टिकट मिल रहा है वो उसके समकक्ष और भी लोग हों, परंतु पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, ऐसा सबको मानना चाहिए। और अगर सुरजीत भाई ने भी अगर ऐसा कुछ सोचा
तो उनको टिकट डिक्लेयर होते से ही उनको रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि सुरजीत भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं भी उनका शुभचिंतक हूँ और सुरजीत भाई को भी काफ़ी समय हो गया, तो इनसे राजनीतिक एनालिसिस में गलती नहीं होना चाहिए। इनको ये मालूम होना चाहिए कि टिकट बदलेगा नहीं, और अगर इन्होंने एक गलत कदम उठाया तो भविष्य में कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा कि चूँकि इन्होंने उस दौरान कई बातें मिंडा जी के बारे में कही और वो बातें सार्वजनिक पब्लिक तक भी गई है। तो इससे सुरजीत भाई जैसे नेता को बचना चाहिए, क्योंकि आगे संभावना सभी की है, विधानसभा का टिकट एक आदमी को ही मिलेगा और दूसरे को मिलेगा नहीं, और राजनीति में बहुत सारे चांस रहते हैं, आज नहीं तो कल रहता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और जो सेबोटेज करते हैं, अगर उसका कोई साबित होता है कि इन लोगों ने सेबोटेज किया है, तो उन पे पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई जरूर करेगी। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई सेबोटेज का मामला सामने नहीं आया। सुरजीत भाई, यहाँ जो जवाहर भाई ने आप पे जो आरोप लगाए हैं कि आपने मिंडा जी के खिलाफ कई ऐसी बातें बोली जो कि सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के पास आई। हरीश भाई, मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो 1 to 1 है आपके सामने। मेरा एक भी मेरा लिखित बयान कोई बता दे कि मैंने मिंडा जी के विरोध में दिया है तो मैं आज पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी, आज कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी छाप दे, इसके लिए मैं किसी से लड़ने जाऊंगा नहीं। मैंने जो करा वो खुली किताब है, मैंने फॉर्म भरा, मैं मान रहा हूँ, मैंने विड्रॉ किया, मैं मान रहा हूँ, मैं आज मिंडा जी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। मेरा एक लिखित बयान कि मैंने मिंडा जी के लिए लिख के दिया है, आप आज ले आओ, मैं आज शाम को पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। सीधी सीधी बात। जवाहर भाई मेरे पे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। जवाहर भाई, मेरा बड़ा राजनीतिक लंबा कैरियर है, मैं कभी भी ये बचकाना हरकतें नहीं करूंगा। मिंडा जी बहुत सीनियर है, मेरे पिता तुल्य हैं। मिंडा जी का जो बेटा है मनीष मिंडा और मैं क्लास 1 से साथ पढ़ते हैं। उनकी बेटी मेरी जूनियर है, मोनिका, बॉम्बे से आई हुई है, आज जनसंपर्क कर रही है, मेरे साथ कर रही है। मैंने उसको अपनी वाइफ का नंबर दिया कल कि मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन लगा, मोनिका, और तुम सब जाओ। तो मेरे कहीं दिल और दिमाग में ये स्थिति नहीं है। मैं जितने दावे से आज कह रहा हूं कि मिंडा जी जीत जाएंगे, इतने दावे से जवाहर भाई बोल ही नहीं रहे मालिनी गौड़ जी के लिए कि वो जीत जाएंगी। इनको अभी शंका है। मैं तो आज इतने दावे से बोल रहा हूं, तमाम विपरीत परिस्थितियां, आपके आरएसएस का नेटवर्क, आपकी बहानेबाजी, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक उबाला जबरदस्ती का जो बासी कड़ी में चल रहा है, उसके बाद भी मैं आज जितने दावे से कह रहा हूं, इतने दावे से जवाहर भाई नहीं बोल पा रहे हैं आज कि मालिनी गौड़ जी जीत जाएंगी, और मैं आज इतने दावे से बोल रहा हूं। तो मैं खुद अपने आप में प्रमाण हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, और मैं खुद आज आपको बोल रहा हूं कि एक भी लिखित मेरा बयान आप लाके बता दो कि मैंने मिंडा जी के खिलाफ बोला, मैं आज शाम को पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा आप दोनों से आखिरी प्रश्न रहेगा। पहले इनकी बात करें। हाँ, आप जवाहर जी बिल्कुल इनकी बात तो जवाब दे दीजिए। आदरणीय सुरजीत भाई ने कहा कि मैं कुछ दावे से नहीं कह रहा हूँ, तो सुरजीत भाई ने जो फॉर्म भरा मिंडा जी के डिक्लेयर होने के बाद, तो सुरजीत जी को इतनी ज़्यादा सफाई देना पड़ रही है। ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया जो मुझे सफाई देना पड़े। दूसरी बात यह है कि जवाहर भाई, आप तो कर ही नहीं सकते। नहीं, मेरा आपसे कहना है, आप लोग तो आपके हाथों में तो मैं भी नहीं बोलता हूँ, पर आप लोगों के हाथों में हथकड़ियां लगी है, आपके हाथों में हथकड़ियां लगी है। भारतीय जनता पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप लोग बोल नहीं पाते। आपको आरएसएस वाले हथकड़ी बांध के सुबह घर से निकालते हैं कि ये चाबी लगी है, हथकड़ी बांध के जाओ, हथकड़ी बांध के जाओ। आप भी आप दावे से नहीं बोल पा रहे हो। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ कि सुरेश मिंडा जी आज की तारीख में मेरे मन में कोई खोट हो, मेरे मन में कोई पाप हो, तो मैं आज बोलूँ नहीं कि मिंडा जी जीत जाएंगे। आज आप बोलने की स्थिति में नहीं हो। आपको 8 दिसंबर को हम ढूंढने जाएंगे, तो कोई नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
उस टाइम मैंने इसी गोल परिवार को, जवाहर भाई मैं आपका मुआवजा साफ कर दूं, मैंने इस गोल परिवार को, इस गोल परिवार को उसी के घर में जाकर चुनाव हराया और मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं भी लड़ता या मिंडा जी लड़ रहे हैं, एक ही चुनाव है और निश्चित रूप से मिंडा जी जीतेंगे। मैंने तो इसी गोल परिवार को इनके घर के अंदर जाके हराया। आज हमारे 5-5 पार्षद हैं 4 नंबर में, हम 5-5 पार्षद हैं, सुरेश मिंडा जी पार्षद है, छोटे यादव पार्षद है, हयाज बेग पार्षद है और हमारी नगर निगम में मात्र 3500 वोट से नगर निगम में पीछे। मौखिक में सब बता दिया उनके बारे में। मैं तो लिखे आज आपके सामने स्टूडियो बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरी बोली हुई बात खत्म तो नहीं हो सकती। अगर आपकी मीटिंगों का ही ब्यौरा हम जनता को बता देंगे ना तो मिंडा जी के बारे में आईना सबके सामने आ जाएगा। जवाहर भाई, आप पब्लिक को ये चैलेंज के माध्यम से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पहले से अधिक मतों से जीतेगी। 8 दिसंबर को आपको जरूर हमको ढूंढना पड़ेगा, हम आपको ढूंढेंगे। जवाहर भाई आपकी बात में जोश ही नहीं है, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भीगी बिल्ली वाली बातें कर रहा है। अरे जीतता हुआ आदमी तो चढ़ के बात करता है कि हम जीत रहे हैं, ताकत से जीत रहे हैं। आपकी आवाज में दम नहीं, आपकी आवाज में दम नहीं जवाहर भाई, आप हताश हो उसमें। जवाहर भाई आज आप हताश हो, आपका बयान हताशापूर्वक है, परेशान आप में जोश नहीं है। आपने मिंडा जी के बारे में जो शब्दावली जो उपयोग करना था वो किया है, वो जनता के सामने। अब आपको अपनी उनके प्रति, पार्टी के प्रति वफादारी दिखाना पड़ रही है और वफादारी ऐसे नहीं आप कोई मेरे को कोई आप सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट जवाहर भाई आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक टॉक शो है, मैं आम सभा नहीं है जो इतने जोर से बोला जाए। मैं आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे प्रमाण पत्र मांग ही नहीं रहा हूँ कि मेरे को आप प्रमाण पत्र दो कि मेरे को किसको सफाई देनी है। मैं नहीं दे रहा हूँ, आप बार-बार सफाई नहीं, मेरा आज भी आपसे कहना है, आप बार-बार सफाई आपको देना पड़ रही है, मेरे को नहीं देना पड़ रही है। आपकी आवाज में ताकत ही नहीं है, आवाज में नहीं, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक। आप हताश हो गए। हम मुद्दे से फिर भटक जाएंगे। मेरा आपसे दोनों नेताओं से एक अंतिम प्रश्न रहेगा। जवाहर भाई, 4 नंबर की जनता क्यों भाजपा को चुने, क्यों मालिनी गौड़ को चुने, क्या एजेंडा है, क्या भाजपा 4 नंबर में जनता को क्या देगी और जनता आप 4 नंबर में मालिनी गौड़ को क्यों वोट दें? एक चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसमें मेरा ऐसा मानना है जो केंद्र सरकार में कांग्रेस की विफलता है, जो कमर तोड़ महंगाई है जी, उसके खिलाफ जनता वोट करेगी, कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगी। उसके अलावा जो शिवराज सिंह सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उसको जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी को जनता वोट करेगी। मालिनी गौड़ लगातार सक्रिय रही, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रही, इसको जनता वोट करेगी। और भविष्य में भी जैसा अभी तक विकास चला है आगे भी विकास चलेगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। सुरजीत भाई, आपसे प्रश्न ये कि कांग्रेस को आखिर क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता क्यों वोट दें, क्यों जिताए कांग्रेस को? क्या कांग्रेस के वादे हैं, क्या घोषणा पत्र है, मिंडा जी क्या क्या वादे कर रहे हैं और क्या होगा 4 नंबर में? जनता का विश्वास क्या होगा जनता के साथ अगर जनता वोट देती है तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो जवाहर भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि विधायक सक्रिय थी। मेरे को आप एक बड़ी उपलब्धि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की एक बड़ी उपलब्धि बता दें कि ये बड़ा काम मालिनी गौड़ जी ने किया। कांग्रेस का शासन था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी सुदामा नगर को हमने वेद कराया, कांग्रेस पार्टी ने कराया। आज की तारीख में 20 साल से गौड़ परिवार ये वादा कर रहा है कि हम द्वारकापुरी को वेद कराएंगे। द्वारकापुरी में 2,500 से 3,000 मकान है, ये बोले हम उसको वेद कराएंगे। द्वारकापुरी के साथ प्रजापति नगर कम से कम 25 से 30 अवैध कॉलोनियां जिनको वर्षों से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भैया हम उसको वेद कराएंगे, नहीं करा पाए। एक फलबाग है रंजीत हनुमान के पास में, उसको विकसित करने की बात 20 साल से कह रहे हैं कि हम फलबाग को विकसित करेंगे, हम इसको इतना शानदार बनाएंगे, वो नहीं कर पा रहे। एक बड़ा इशू शमशान घाट का, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ साहब उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो शमशान घाट का मुद्दा आज तक पूरा नहीं हो पाया। आज भी लोग उस क्षेत्र की जनता परेशान है, नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि इतने छोटे छोटे इशू थे, इनको मालिनी गौड़ जी पूरा नहीं कर पाई। कोई बड़ी योजना, कोई एक बड़ा मामला, कोई एक बड़ा विकास का काम
हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में तो ये हुआ कि जहाँ महुना का तरण पुष्कर है वहाँ पर गोड़ परिवार का कब्जा, रंजीत हनुमान मंदिर है वहाँ गोड़ परिवार का कब्जा। आप रंजीत हनुमान के बाद राजपूत समाज की बगीची में चले जाओ, नजुल की जमीन है, गोड़ परिवार का कब्जा। आप मानसरोवर होटल चले जाओ, गोड़ परिवार का कब्जा। आप रिलैक्स होटल चले जाओ, उस तरफ अवैध शराब की बिक्री इनके वृद्धस्थ है, इनके लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। कुल मिला के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आज गोड़ परिवार को नकार दिया है। हमारा मुद्दा यह रहेगा, कांग्रेस का मुद्दा रहेगा विकास। सबसे पहले वोट फॉर चेंज। हमने एक नारा दिया, विकास का झंडा सुरेश मिंडा। हमारे मिंडा जी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में विकास करेंगे। निश्चित रूप से सारी अवैध कॉलोनियों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गरीब बस्तियों में मूलभूत समस्याएं नहीं है। आज भी इस युग में आके हम लोगों को पानी, बिजली, ड्रेनेज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है। उसकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। विकास हमारा मूल मुद्दा रहेगा। पूरी विधानसभा में बगीचों की स्थिति बहुत खराब है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शराब की दुकानें खुल रही, एक शराब की दुकान थी उसको विधायक आज नहीं हटा पाई। अरे आपकी हुकूमत है, हुकूमत क्या नहीं कर सकती। एक शराब की दुकान उषा नगर की नहीं हटा पाए और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो दुकान आज की वहीं लगी है। हमने हटा दी, उसका श्रेय लेने की कोशिश की, सब कुछ करा, पर वो दुकान भी नहीं हटा पाए। सीधा सीधा आरोप है मेरा कि उस दुकान में भी मांडवली हुई है। कहीं ना कहीं दुकान के संचालकों से, ठेकेदारों से मिली भगत हुई है। कोई 4 नंबर में बड़ा विकास नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी योजना नहीं आई। हमारा मुद्दा वोट फॉर चेंज, विकास, और इस पूरे इशू पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। आप दोनों हमारा स्टूडियो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विशेष प्रोग्राम था कहिए नेताजी, जिसमें सुरजीत चड्ढा जी कांग्रेस से और भाजपा से जवाहर मंगवानी जी ने कई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और सब बताया। ताज़ा खबरों का लगातार देखते रहिए BTV न्यूज़।